एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करने से पहले एक कोट है, मेरा नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। उन्होंने क्या कहा है, अगर सूरज की तरह चमकना है आपको तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम आग में जाकर बैठ जाना और भव 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 जलते रहना है। नहीं, आपको अगर समाज में प्रकाश फैलाना है, सूरज की तरह चमकना है, तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये कर सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको निरंतर हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा, तभी आप सूरज की तरह चमकेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 22 जून 2024 करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज का। वर्ल्ड योगा डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड योगा डे हम लोग 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं, वर्ल्ड योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार कब सेलिब्रेट किए थे? पहली बार देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 2014 में अनाउंस किया था, और 2015 में पहली बार हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन यूएन अनाउंस्ड in 2014 and first time celebrated in 2015। और इसको प्रपोज कौन किया था? कोई कंट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज करती है कि आप इस दिन को यह चीज बनाइए, तो इसको प्रपोज किया गया था इंडिया द्वारा। तो वर्ल्ड योगा डे प्रपोज्ड बाय द इंडिया। समझ में आ गया? और इस साल की जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या थीम है। थीम क्या है हमारा? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। समझ में आ गया? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इसको ध्यान रखिएगा। योगा फॉर सेल्फ, अपने लिए खुद योगा करिए, और सोसाइटी के लिए। पक्का समझ में आ गया? यह है थीम 2024 वर्ल्ड योगा डे। हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को। और एक कौन सा एडिशन है ये भी पूछा जा सकता है, कितनी बार मनाया जा चुका है। तो आप काउंट कर लीजिए, हर साल मनाया जाता है, 2015 से मनाया जा रहा है, तो 10वां एडिशन है, 10th एडिशन। 10th एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी 2024 वर्ल्ड योगा डे का क्या है? थीम है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड न्यूज है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अभी रिलीज किया गया है। तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा रिलीज किया गया, और इंडिया का जो रैंक है वो कितना है। ये दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कौन रिलीज करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। एनर्जी से रिलेटेड है और इंडेक्स है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंडिया का रैंक कितना? इंडिया को कितना रैंक दिया गया है? 63 रैंक आउट ऑफ 120 कंट्री इन 2024। और लास्ट टाइम कितना दिया गया था? 67 आउट ऑफ 120 इन 2023। मतलब इस साल इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, 4 रैंक ऊपर आया इंडिया, अच्छा परफॉर्म किया है।
उसके अच्छे परफॉर्मेंस का कारण क्या होगा? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा। हाँ, रीजन है जो क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इंडिया ने बेहतर परफॉर्म किया है। यही एक कारण है जो कि इंडिया का पोजीशन जो है अच्छा। समझ में आ गया? तो देख लेते हैं। इंडिया हैज परफॉर्म्ड वेल इन क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। इट अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये सर ट्रांजिशन क्या होता है? देखिए, हम लोग कौन सा एनर्जी यूज करते हैं? मैक्सिमम कन्वेंशनल एनर्जी यूज करते हैं, मतलब ऐसा एनर्जी जो कोल से पैदा हो, जो हम आप कह सकते हो कि कोल के साथ साथ ऑयल से, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, इसके थ्रू जो एनर्जी पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। अब जब इसके थ्रू आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, कोल के सोचिए, कोल के थ्रू अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो कितना ज्यादा पोल्यूशन रिलीज होता है, बहुत ज्यादा। ठीक उसी तरीके से जब ऑयल के साथ के कारण आप, मतलब ऑयल के थ्रू अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जब आप कन्वेंशनल एनर्जी से ट्रांसफर कर रहे हो अपने आप को, कहां पर? ग्रीन एनर्जी की तरफ। ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। और इसी के बेस्ड पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज करता है। कौन सा कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कन्वेंशनल एनर्जी से क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई? कौन सा एनर्जी, लाइक इंडिया क्या है? इंडिया अच्छा परफॉर्म किया लास्ट टाइम के वक्त। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंट्री कौन है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंट्री कौन है? स्वीडन है। स्वीडन है फर्स्ट, डेनमार्क है सेकेंड, और फिनलैंड है थर्ड, और कॉन्गो है लास्ट। कॉन्गो, ये अफ्रीकन कंट्री है। कॉन्गो जो है लास्ट पोजीशन पे है। यह क्या है? यह यूरोपियन कंट्री है, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। इनकी पॉपुलेशन ही लगभग 1 करोड़ से भी कम होते हैं पॉपुलेशन, लैंड ज्यादा है। ओके, समझ में आ गया? और कॉन्गो जो है लास्ट है, अफ्रीकन कंट्री। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल एनर्जी, इस केस में कन्वेंशनल एनर्जी से ट्रांसफर करना अपने एनर्जी को किधर? क्लीन एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। कन्वेंशनल एनर्जी कहां से उत्पन्न होती है? कोल से, आप ऑयल से, गैस से, जो खत्म हो सकती है, जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। और ग्रीन एनर्जी की तरफ मतलब जो सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, और आपका बायो एनर्जी होती है, ये सब क्या होते हैं? यह हमारे क्लीन एनर्जी होते हैं। पक्का समझ में आ गया? यह रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। नो प्रॉब्लम। तो कौन सी कंट्री कन्वेंशनल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ कितना अच्छे तरीके से और कितना फास्ट तरीके से मूव कर रही है, उसी आधार पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज करता है हर साल। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या है, जैसे मान लीजिए अब इंडिया के पास, इस रिपोर्ट में और बताया गया है कि इंडिया के पास इतना ज्यादा कैपेसिटी है कि वह दुनिया का 4th लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी जो है पैदा कर सकता है। समझ में आ गया? इंडिया के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। यह रिपोर्ट में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला गया उसमें बताया गया। पक्का समझ में आ गया? 100%। उसको नोट डाउन कर लीजिए। 4th लार्जेस्ट पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रीन एनर्जी सोर्स या रिन्यूएबल एनर्जी। और इट नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम। अप्रूव्ड बाय द
कैबिनेट। अब आप लोग देखेंगे हमेशा कोई ना कोई स्कीम जो कैबिनेट अप्रूव की। अभी इलेक्शन था, इलेक्शन के लगभग 1-1.5 महीना पहले क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसके बाद स्कीम आना बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग स्कीम नहीं देख रहे थे। अब क्या होगा, गवर्नमेंट फॉर्म हो गया है तो अब स्कीम आते रहेंगे। तो अब इसके और जो स्कीम होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किए जाते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, बाय कैबिनेट। ये है क्या, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम, यह है क्या? सबसे पहली बात है, देखिए जैसे कोई भी अब फिंगरप्रिंट चाहिए तो फिंगरप्रिंट चाहिए, ब्लड टेस्टिंग चाहिए, कोई भी क्रिमिनल्स है तो उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना है कि उसका फिंगरप्रिंट कैसा है कैसा नहीं है, सब कुछ के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास कुछ लेबोरेटरी होनी चाहिए, फॉरेंसिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इसीलिए जो कैबिनेट है ना, उन्होंने अप्रूव किया नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम, जो कि कंट्री के अंदर फॉरेंसिक लैब बनाए जाएंगे, फॉरेंसिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिससे कि जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जा सके। समझ आ गया पक्का? और इसके लिए कितना पैसा जनरेट किया गया है, इसके लिए जो है 2254.43 करोड़ रुपीस रिलीज किया गया है। क्या करने के लिए? फॉर फॉरेंसिक कॉम्प्लेक्स एंड लैबोरेटरीज सेटअप के लिए, लैब बनाने के लिए और फॉरेंसिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2254.43 करोड़ रिलीज किया गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूछा जा सकता है कि जो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ध्यान दीजिए, यह होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है? होम मिनिस्ट्री। तो क्या करेंगे, फॉरेंसिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, लेबोरेटरी बनाया जाएगा कि कोई भी रिकॉर्ड को कोई भी टेस्टिंग आराम से किया जा सके, ब्लड टेस्टिंग हो या फिंगरप्रिंट टेस्टिंग हो, कुछ भी आराम से किया जा सके, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके, जो क्रिमिनल्स हो या किसी और अदर एक्टिविटी में भी इसको इन्वॉल्व किया जाए, मतलब यूज किया जा सके। समझ में आ गया पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, दिस कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री। कितना पैसा रिलीज किया गया इसके लिए? 2254.43 करोड़। डायरेक्टली किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द वल्चर, देखते हैं क्या है वर्ल्ड फर्स्ट। अब दुनिया का पहला है वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग ऑफ वल्चर, एशियन किंग ऑफ वल्चर, एशियन किंग स्पेसीज ऑफ वल्चर। वल्चर मतलब गिद्ध, एशियन किंग स्पेसीज ऑफ वल्चर, जो गिद्धों की जो एशियन किंग की प्रजाति है उसको बचाने के लिए दुनिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। अगर हम यह डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कहाँ बनाया जा रहा होगा? इंडिया में बनाया जा रहा होगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर, बचाव के लिए और प्रजनन के लिए, किसके लिए? एशियन किंग ऑफ स्पेसीज ऑफ वल्चर के लिए। कहां सेटअप किया जा रहा है? इंडिया में। इंडिया में कहां सेटअप किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब प्रॉब्लम क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप देख रहे होंगे गिद्ध दिखते नहीं है, गिद्ध जो है वो दिखते नहीं, क्यों नहीं दिखते हैं? जैसे जो कैटल्स होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, जब उनको पेन होता है तो उनको एक दवा दी जाती है जिसका नाम है डिक्लोफिनाक। अब डिक्लोफिनाक
जब उनको दी जाती है, अगर गाय भैंस और बकरी जब मर जाते हैं तो उनको क्या होता है, गांव के बाहर छोड़ देते हैं, तो गिद्ध उनको खाते हैं। अब जब गिद्ध खाते हैं तो डिक्लोफिनाक जो गाय भैंस को दिया गया होता है वह गिद्धों के अंदर चला जाता है। अब गिद्ध उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, अब इस कारण मर जाते हैं और उनके प्रजनन की शक्ति भी कम हो जाती है। इसी कारण धीरे धीरे गिद्ध जो है वह खत्म हो गए। पर गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकिल के लिए, नेचर के साइकिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिद्ध, इसलिए उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, उनके बचाव के लिए तो वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। कहां पर? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। समझ आ गया? ऑब्जेक्टिव होगा, हर कोई भी चीज बनाया जाता है उसके लिए ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर कंजर्वेशन, किसके कंजर्वेशन के लिए? बचाव के लिए, वल्चर के बचाव के लिए। फॉर कंजर्वेशन एंड इंक्रीज्ड देयर नंबर। समझ में आ गया? और जो एशियन किंग ऑफ स्पेसीज ऑफ वल्चर, एशियन किंग स्पेसीज ऑफ वल्चर है, उनको रेड हेड वल्चर ही बोलते हैं, रेड हेड वल्चर भी बोलते हैं, रेड हेड वल्चर ही बोलते हैं। रेड हेड क्यों बोलते हैं? उनका जो सर होता है वो लाल होता है, इसलिए बोला जाता है। अब इसका जो आयुसियन रेड डेटा लिस्ट है उसमें इसका पोजीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आयुसियन रेड डेटा लिस्ट में जो रेड हेड वल्चर है उनका पोजीशन क्या है? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो गए, गायब हो चुके हैं। तो इसीलिए उनके संख्या को बढ़ाने के लिए, उनके बचाव के लिए यह कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। आप दिखता ही नहीं होगा गिद्ध आप लोगों को। समझ में आ गया? जो कि बहुत जरूरी है हमारे नेचर के साइकिल के लिए, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में बनाया जा रहा है दुनिया का पहला कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग सेंटर। कहाँ पे? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मतलब हमारे कोई किसी भी सेंट्रल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेजर पोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has approved the construction of new major port, न्यू मेजर पोर्ट। उस मेजर पोर्ट का नाम क्या है? वधावन, वधावन, वधावन। अब पूछा जा सकता है कि जो वधावन पोर्ट है किस स्टेट के अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में पालघर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पालघर डिस्ट्रिक्ट, वहां वधावन पोर्ट। तो अभी इंडिया में कितने मेजर पोर्ट हैं? 13 मेजर पोर्ट है, 13 जो है वो मेजर पोर्ट है और 176 जो है माइनर पोर्ट है। ध्यान दीजिए, अभी जो है 13 मेजर पोर्ट है इंडिया के अंदर और 176 माइनर पोर्ट। अब ये जब बन जाएगा वधावन पोर्ट तो टोटल कितना हो जाएगा? 14 मेजर पोर्ट्स हो जाएंगे, 14 मेजर पोर्ट्स हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी केवल 13 मेजर पोर्ट्स हैं, इसके बनने के बाद जब ये स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद 14 मेजर पोर्ट्स हो जाएंगे। ओके, जो बड़े पोर्ट्स होते हैं। राइट, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पक्का समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और किस प्रोग्राम या किस योजना के तहत इसको बनाया जा रहा है? तो हम लोग जानते ही हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अंडर, जो ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है अंडर प्रधानमंत्री पीएम
गति शक्ति जो योजना है, स्कीम बोल सकते हो, जो भी, इसके तहत जो है वो बनाया जा रहा है। और इट नो प्रॉब्लम। जितने भी रोड हो, ब्रिज हो या पोर्ट हो, सब जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंदर ही बनाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस यह रिलीज करता है। तो दुनिया के 100 टॉप 100 पोर्ट्स रिलीज किए गए, टॉप 100 पोर्ट्स के बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड टॉप 100 पोर्ट्स। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब जो ये 100 पोर्ट्स हैं, इसमें से कितने पोर्ट्स जो है वो इंडिया से हैं, कितने पोर्ट जो है वो इंडिया से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो 9 पोर्ट्स आउट ऑफ दिस 100 पोर्ट, 9 पोर्ट जो है इंडिया से हैं, 9 पोर्ट फ्रॉम इंडिया। और जो 19th पोजीशन है, इंडिया में जो पहला पोर्ट है, ध्यान दीजिए, इंडिया में जो फर्स्ट पोर्ट है वो विशाखापट्टनम है, और पूरे वर्ल्ड में जो विशाखापट्टनम का पोजीशन है वो 19th है। 19th इसका विशाखापट्टनम। ओके, और 27th जो पोजीशन है वो मुद्रा पोर्ट है। विशाखापट्टनम का है आंध्र प्रदेश, और मुद्रा पोर्ट का है गुजरात में। तो फर्स्ट 2 जान लीजिए। और टोटल कितने पोर्ट्स हैं इंडिया में जो टॉप 100 पोर्ट्स में आते हैं? 9 पोर्ट्स। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है और इससे भी पूछा जा सकता है। और ये जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, इससे भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो कब कुछ मतलब सम टाइम केवल वर्ल्ड बैंक दे देगा, वो भी सही है। सम टाइम जो है S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस दे देगा, वो भी सही है। तो क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से बन सकता है। एक न्यूज है, उससे क्वेश्चन 3-4 तरीके से बन सकते हैं, तो आपको देखना होगा। समझ आ गया? और जो नंबर 1 है, नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गॉट इट? नंबर 1 पोर्ट जो है वो चाइना से है, और नंबर 2 पोर्ट जो है वो ओमान से है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको आप लोग। नेक्स्ट है, रिसेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन हाउ मेनी खरीफ क्रॉप्स। रिसेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन 14 खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का मतलब जो आषाढ़ और सावन के समय जो फसलें लगाई जाती है उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है 14 खरीफ क्रॉप्स पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 2024 और 25 के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? पैडी, मतलब जो राइस की खेती होती है इसी समय होती है। ओके, उस पर कितना MSP दिया जा रहा है? 2300 रुपीज दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम से 117 रुपया अधिक दिया जा रहा है। लास्ट टाइम से 117 रुपया अधिक दिया जा रहा है। ओके, तूर दाल, जो तूर दाल है उस पर कितना दिया जा रहा है? 7,550 रुपीज, 7,550 रुपीज। और जो उड़द दाल है उस पर कितना दिया जा रहा है? 7,400 रुपीज MSP दिया जा रहा है। पर कुंटल की बात कर रहे हैं, पर कुंटल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
पैडी पे कितना दिया जा रहा है 2300, 117 रुपया अधिक है लास्ट टाइम। और कितने क्रॉप्स पर अनाउंस किया गया है 14 क्रॉप्स पर एमएसपी अनाउंस किया गया है। अभी इंडिया में कितने क्रॉप्स पर एमएसपी दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने टोटल कितने क्रॉप्स एमएसपी दिया जा रहा है इंडिया में, ओके, प्रेजेंट टाइम पे। तो टोटल जो है एमएसपी जो है, एमएसपी कवर्स 23 क्रॉप्स, 23 फसलों पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा 23 फसलों पर, ओके। और जो ये एमएसपी कौन अनाउंस करता है, कैबिनेट अनाउंस करता है। परंतु कोई तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो रिकमेंड करता होगा कैबिनेट को कि आपको इस फसल पे इतना एमएसपी देना चाहिए, वो रिकमेंड करता है। अब मानना ना मानना वो कैबिनेट का काम है। कैबिनेट मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका काम है। समझ आ गया पक्का? तो कौन रिकमेंड करता है, रिकमेंडेड बाय, ऑन रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, ऑन रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। जब यह कैबिनेट से रिकमेंड करता है तब जाकर कैबिनेट जो है एमएसपी अनाउंस करता है। बात समझ में आ गई? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? नाम देखिए, उसके नाम के अंदर क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर है इसके फुल फॉर्म में तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता होगा। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर। और ये कब बनाया गया था? 1965 में। 1965 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस बनाया गया था कि जिससे कि एमएसपी अनाउंस की जा सके। बात समझ में आ गई? नो प्रॉब्लम, 100%। तो 23 मेजर क्रॉप्स पर एमएसपी दी जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गॉट इट? अब 23 में क्या क्या हो सकता है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना एग्जाम में कि अब 23 क्रॉप्स तो हो गया, अब 23 क्रॉप्स में क्या क्या है? सेवन जो है सीरियल क्रॉप्स हैं, अनाज है। 7 जो है ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स उसमें दिया जाता है। 5 जो है पल्सेस हैं, दाल पे दिया जाता है, ओके। और जो है कॉमर्शियल जो होते हैं उस पर दिया जाता है। कॉमर्शियल का मतलब जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, कोपरा हो गया, इन सब पर दिया जाता है। टोटल काउंट करिए, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 4 20। तो पूछा जा सकता है किस किस पे दिया जाता है, तो डायरेक्टली ऑप्शन दे देगा, अगर पता है तो कर लोगे आप लोग, ओके। तो देखिए ये कि एमएसपी अभी रिसेंटली जो है कैबिनेट ने एमएसपी अनाउंस किया कितने क्रॉप्स पर, 14 क्रॉप्स पर। अब बस एक न्यूज था, अब उसके साथ साथ कितने बन गए आप समझिए, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो आपको अपने डायमेंशंस को पढ़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता कैसे चलेगा, ध्यान दीजिए, कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज आपको आइडिया ही नहीं आएगा। तो जब भी आप एक न्यूज को पढ़िए तो उसको डायमेंशन को चेक करिए कि किस डायमेंशन से पूछा जा सकता है। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायबिलिटी, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, यह किससे रिलेटेड है? वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, यह किससे रिलेटेड है पूछा जा सकता है। देखिए जो ये विंड प्रोजेक्ट है उससे, यह उससे रिलेटेड है, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा। अब पहली बात, इसको अप्रूव किया गया था, अप्रूव्ड बाय
कैबिनेट। अब आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सारे सब कुछ कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया जाता है। हाँ, कैबिनेट द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो अभी शपथ लिए हैं, कितने लिए थे? 72। उसमें से जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं 30 लिए थे। जैसे मान लीजिए कौन कौन से मिनिस्टर हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब जो होते हैं वो कैबिनेट होते हैं, टॉप पोजीशन का मिनिस्टर होते हैं। तो वही सब डिसीजन लेते हैं और वो हेड होता है कौन, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होते हैं। बात समझ में आ गई? अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, हमने बता दिया है आप लोगों को। अब किस लिए है? अब इसमें होगा क्या? सेटअप होगा, सेटअप फॉर सेटअप ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। समझ में आ गया? इंडिया में तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम किससे रिलेटेड है? तो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो विंड एनर्जी से रिलेटेड। अब विंड एनर्जी होगा तो विंड मिल लगाया जाएगा। समझ में आ गया? जो कि क्या करेगा, जब हवा आएगी तो रोटेट करेगा, जनरेटर लगा होगा, जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। पक्का समझ में आ गया? फिर उसके बाद उसको ट्रांसफार्मर में स्टोर किया जाएगा, फिर वहां से दूसरे जगह पे भेजा जाएगा। पक्का समझ में आ गया? तो क्या है, किसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी किसके अंदर आता है? रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। तो अब पूछा जा सकता है कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? समझ आ गया? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा है, विंड, जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करना है इंडिया में। और इसमें एक और चीज है कि 1 गीगावाट की एनर्जी कैपेसिटी को प्रोड्यूस करना है। कहां पर? तमिलनाडु और गुजरात में। किसके थ्रू? विंड एनर्जी के थ्रू, 1 गीगावाट। प्रोजेक्ट विल बी सेटअप, will be set up in तमिलनाडु, तमिलनाडु तमिलनाडु एंड गुजरात। समझ में आ गया? 1 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा। कहां पर? तमिलनाडु में और गुजरात में। गॉट इट? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट रिसेंटली। अब पूछा जाता है किससे, किससे रिलेटेड है? ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। ऑफशोर का मतलब होता है कोस्टल एरिया। ओके, कोस्टल एरिया में जो समुद्र है उस कोस्टल एरिया में उसको बोलते हैं ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। 65% रिजर्वेशन लॉ पास्ड बाय द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। 65%, आप समझ लीजिए कितना बढ़ता जा रहा है। 65% रिजर्वेशन बिल passed by the बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। और न्यूज में क्यों? ये तो पास जो है, ये वाला जो है लास्ट ईयर ही पास कर दिया गया था। जो एक्ट है वो लास्ट ईयर ही पास कर दिया गया था। न्यूज में क्यों? क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने एकदम कैप लगा दिया कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया? 65% रिजर्वेशन कर दिया। और इस 65% रिजर्वेशन जो है उसमें 10% और ऐड कर लीजिए। कौन सा? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन द्वारा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो कितना हो जाएगा टोटल रिजर्वेशन? 75%। रिजर्वेशन कहां पर? गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में। समझ में आ गया? स्ट्रक डाउन,
स्ट्रक डाउन बाय पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ये वायलेट कर रहा है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। जब कोई भी लॉ पास किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया जा रहा हो या पार्लियामेंट द्वारा पास किया जा रहा हो, पास तो हो गया, अब उसके बाद जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो चेक करेंगे क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है क्या। अगर वायलेट कर रहा होगा तो उतना अधिकार है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या करेंगे, जो भी कानून है उसको खत्म कर देंगे। तो ठीक उसी तरीके से 65% रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास बाय द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बट स्ट्रक डाउन बाय द पटना हाई कोर्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज द वायलेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 50% कैप उसको फिक्स कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको यह क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। इस समझ में आ गया? किसके लिए पास किया गया है? SC, ST, OBC एंड अदर OBC जो है, लाइक कौन से हो? इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। ओके, इनके लिए क्या करना था? रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब। समझ में आ गया? 65% आरक्षण जो है उसको खत्म कर, जो आरक्षण लाया गया था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा 65%, किसके लिए? SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको पटना हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। समझ में? कहाँ लाया गया था? किस क्षेत्र में लाया गया था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में एडमिशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब में। समझ में आ गया? उसको खत्म कर दिया। पक्का? नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैप निर्धारित है कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो गया। क्यों? देखिए 65% हो गया, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? जोरहट में। कहाँ है? उड़ीसा। जोरहट है। ओके, खारपुट में, सॉरी खारपुट में, खारपुट उड़ीसा। और एक हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर? खारपुट उड़ीसा में क्या हो रहा है? हो रहा है। कब होगा? 23 से लेकर 25 जून के बीच में होगा इसको। अब इस हिंदी साहित्य सम्मेलन में होता क्या है? जो हिंदी भाषा है उसको प्रमोट किया जाता है, जो हिंदी भाषा की जो लिटरेचर्स है उसको प्रमोट किया जाता है, जो देवनगिरी है उसको प्रमोट किया जाता है। यही तो इसका ऑब्जेक्टिव है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। लोग मिलते हैं इसमें और हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाता है, हिंदी लिटरेचर को प्रमोट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कब होगा? ध्यान दीजिएगा, 23 जून से लेकर 25 जून तक होगा उड़ीसा में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ध्यान दीजिएगा, हिंदी लिटरेचर एंड देवनगिरी। ओके, ये हो गया। अब पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन कब स्थापित हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था, स्टैब्लिश इन 1910। और इसका हेड क्वार्टर पूछा जा सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस।
वर्ल्ड हिंदी डे। और हिंदी जो है दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा है। सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन है दुनिया का? तीसरा। समझ गया? पक्का? तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाने से पहले अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।